नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और मुद्दा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद आज कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई। बैठक 10 जनपद में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनावी हार पर मंथन हुआ है। साथ ही विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने पर बात हुई। बैठक में आए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यूक्रेन से छात्रों की वापसी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यह बैठक 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े G23 के कुछ नेताओं ने शुक्रवार रात को ही बैठक की थी। कांग्रेस की हार के बाद केरल के सांसद शशि थरूर समेत कई नेता पहले ही शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग कर चुके हैं। हालांकि कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और DK शिवकुमार ने गांधी परिवार के प्रति भरोसा जताया है। हार के बाद यूपी कांग्रेस में भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वहीं यूपी कांग्रेस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोऑर्डिनेटर जीशान हैदर को पार्टी ने नेतृत्व के प्रति आपत्तिजनक बयान को लेकर पार्टी से निकाल दिया है। अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बातचीत करके हम बहुत से मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। उसमें खासकर जो यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के फंसे हुए थे उनके बारे में, और दूसरी इन्फ्लेशन का है, लेबर इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और एमएसपी जो फार्मर के लिए उन्होंने कहा था कि हम तय करके जल्दी करेंगे, सुलझाएंगे। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत की। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी और हमारे पार्टी के सदस्य भी वहाँ रहेंगे, मेंबर्स, और हमारे डिप्टी लीडर साहब, चीफ व्हिप, और इधर से अपने सुरेश जी, और वहाँ पर आदि रंजन चौधरी जी, वो वहाँ पर विषय तय करेंगे और सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे और सरकार क्या चाहती है उस पर आगे का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा। और वो चर्चा के लिए हम कौन से सब्जेक्ट को आगे करना उसके बाद देखेंगे। ये तो शाम की बात है। अब सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह में इतना ही हुआ है, वो आपको बता रहा हूँ। No, strategy meeting every time parliament session is going to start. Before that, we are having a strategy meeting. What are the issues taken up with the government, with the house, not government, with the house. That issue we have discussed. वर्किंग कमेटी की भी बैठक है शाम No, को। that is different. Working committee meeting is different. This only strategy meeting in the Lok Sabha, Rajya Sabha. Only that. The Congress party, especially under the leadership of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, it is to be seen that wherever Gandhi family went for the campaigning in Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, Goa and Uttarakhand, people have directly rejected that Congress party cannot bring to the aspirations of the people of this country. They have given their vote to the Bharatiya Janata Party for the leadership of Narendra Modi, where people in the 5 states have clearly given a spectacular mandate for the Bharatiya Janata Party candidates. It is very happy to note that in Uttar Pradesh also Bharatiya Janata Party has got a good number of vote share, and Yogi Adityanath has delivered a good. नहीं, देखिए, हार होने के बाद स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी, मंथन करेगी और उन कमियों पर प्रकाश डालेगी जिन कारणों से हार हुई है। तो ये तो करना ही चाहिए, हर पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है 4 राज्यों में, लेकिन पंजाब में
भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी वहाँ अपनी सरकार नहीं बचा पाई। ये सब पार्टी के लिए चुनाव के बाद समीक्षा का दौर चलता है, मंथन होती है। कार्य समिति में कांग्रेस भी करेगी उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, कैसे जो है आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो, भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, ये बात कांग्रेस पार्टी को गहराई से करनी चाहिए। अच्छी बात है। और देखिए, औपचारिकता का निर्वहन केवल अगर करना है तो कांग्रेस को रसातल में जाने से राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी नहीं बचा पाएंगे। उन तथ्यों को जरूर खंगालना होगा जिसकी वजह से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और लगातार उसका ग्राफ जिस कदर सिकुड़ रहा है, अब देश की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म होने के कगार पर है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के जरिए वो कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए कालबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करें और निसंदेह कांग्रेस का होना देश की राजनीति में एक स्वस्थ विकल्प जरूर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ होना चाहिए और इस दिशा में कांग्रेस को ईमानदारी के साथ चिंतन करके एक रोड मैप पर काम करना चाहिए। The Congress Working Committee meeting today to discuss about the debacle in the 5 state assembly elections, because all fingers are pointing out the Congress party and also its failure and the leadership and Gandhi families, and the major leadership failure now is under discussion. The Congress, it was not in a position to fight against the BJP policies and BJP in the elections. So their internal fightings and also lack of ideology to fight back this communal agenda, and also there was no consistent attitude and there was no unity. So the old age party now it is losing their ground. So it is the time to review and self-critically review their stand, and Congress should revive its policies. चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता और इंदुकांत दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, 10 जनपद में आज कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई है और शाम को आपकी सीडब्ल्यूसी की भी बैठक होनी है। बैठकों में क्या चुनावी हार पर मंथन हो रहा है या अभी से आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा? 5 साल तक सरकार को घेरा जाएगा वो तो अलग की बात है। हम लोग जो चुनाव हारे हैं उस पर बिल्कुल मंथन होगा, समीक्षा होगी, क्या कारण रहे हैं, जो है कौन से रीजन रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं और खास करके हम पंजाब में क्यों हारे, इस पर भी एक चर्चा बहुत जरूरी और जो है अच्छे ढंग से जहाँ तक मुझे जानकारी है होने वाली है। और एक और चीज जो मुझे चुनाव उसकी डेट हो सकता है मेंबरशिप की बढ़ाई जाए और दूसरी चीज एक जिस तरीके से भाजपा की रणनीति रही है वो चुनाव आप होगी और उस पर निर्णय होंगे और किस तरीके से हम उस पर काम करें ये भी होने वाला है। और आप संदीप जी आपकी बीच में आवाज कट रही है। सर, मैं एक बार फिर से फोन लाइन आपकी पैच करवा लेती हूँ। आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में आपकी आवाज जा रही है तो समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
और प्रमुख साहब, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, क्या आप उस नारे पर ही अब काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से देखिए, चुनाव में किस तरह के नारे आते हैं, उसमें नारा अलग चीज है, घोषणा पत्र अलग चीज है। और आज तो हमारी बात हुई तो कल जी तो कांग्रेस के साथ सहानुभूति है। कोई भी चीज हो लोकतंत्र में वो बनी रहनी जरूरी है, कम और बढ़ती चलती रहे। अब हमने देखा इस चुनाव से एक नई चीज तस्वीर निकल कर आ रही है जी। कि ये जो छोटे छोटे दल हैं इकट्ठा होकर वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, छोटी और मानसिकता के साथ, कहीं ओवैसी जैसे नेता स्वयं पर गोली चलाकर ड्रामा करते हैं, और मायावती जी भी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जी जी, बताइए प्रमुख साहब। और इनके साथ देवेंद्र जी, आवाज नहीं मिल रही है आपको सर? देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज मिल रही है आपको? मेहमानों का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आवाज नहीं मिल रही है, टेक्निकल इशू लगातार हो रहा है, तो एक बार फिर से तमाम मेहमानों के साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद आज कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई है। बैठक 10 जनपथ में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 5 राज्यों की चुनावी हार पर मंथन हुआ, साथ ही विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने की बात हुई है। बैठक में आए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यूक्रेन से छात्रों की वापसी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस मौके पर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। अब बात ऐसी है कि लगातार कांग्रेस एक के बाद एक कई राज्यों में रसातल पर जा रही है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि पार्टी का संगठन फिर से मजबूत हो, और यही वजह है कि आज पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई, तो वहीं शाम को सीडब्ल्यूसी की भी बैठक होनी है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि मैं हैरान हूं, राज्य दर राज्य हमारी हार को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमने पार्टी को अपना पूरी जवानी और जीवन दिया है। मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व उन सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जिनके बारे में काफी समय से बात होती रही है। कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का नेतृत्व अब शायद लोगों को रास नहीं आ रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। दरअसल सोनिया गांधी का युग 2014 में खत्म हो चुका है, तब वे एक राजनीतिक सोच के साथ काम कर रही थीं। नेहरू गांधी परिवार के सदस्य सक्रिय राजनीति में रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सोनिया गांधी को मौजूदा हालात में परिवार से हटकर सोचना होगा। केवल सोचना ही नहीं होगा बल्कि इस दिशा में काम भी करना होगा। पार्टी का अध्यक्ष जब इस परिवार से बाहर का व्यक्ति बनेगा तो ही पार्टी की छवि सुधर पाएगी। देवेंद्र प्रमुख जी और इंदुकांत दीक्षित जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका रुख करूंगी, अब आपको आवाज मिल रही है? जी पल्लवी जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। मैंने अपनी बात में बीच में फोन कट गया, कहते कहते बोला था कि छोटे छोटे जो दल हैं वो जब से कांग्रेस कमजोर हुई है तब से कुछ ज्यादा ड्रामाबाजी शुरू कर दी, जो देश के राजनीति के हित में नहीं है। ये तो चलता है राजनीति में, हार जीत जो है प्रक्रिया है, और बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो हारती भी हैं जीतती भी हैं, लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत है मंथन की वो करना चाहिए। एक कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता हैं, बड़े माइंडेड लोग हैं, ये बात कई जगह से उठकर भी आ रही है कि गहन जो है उन्हें चिंतन की जरूरत है, चिंता की नहीं चिंतन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई चीज पूरी तरह साफ ना हो जी, और खत्म ना हो, किसी ना किसी को तो रहना है इस लड़ाई में। अभी जो भी चीज जो पंजाब में हुई है वो भी आपके सामने है। आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम देखा था आपने, अभी दिल्ली से लेकर सारा जो उनकी बयानबाजी है, देखिए हमने 5 में से 4 राज्य जीतने के बाद आराम से बैठकर अपनी गठन की चिंता की है, अपने देश की चिंता की है, राष्ट्र की चिंता की है। ड्रामेबाजी में ज्यादा ध्यान हम नहीं दे रहे। मैं फिर कहता हूं पल्लवी जी, हम लोग जिस दिन से हम 2014 से आए हैं वो चिंतन करते हैं,
क्या किसी में हमारी सरकार प्रदेश में बने या ना बने, हम पंजाब पर चिंतन करेंगे और निश्चित आने वाले समय में उसको फतेह करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस को भी सीख लेनी चाहिए, मैं नहीं कहता हमसे लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी से लें जो उनको आइडियल मानते हैं, जिनको वो चिंतन कर कर उनको भी अपने आप को बचाना है। सोनिया जी के नेतृत्व पर मैं सवाल यूं नहीं उठाता कि जब उनको नेतृत्व मिला था तो कांग्रेस की स्थिति उससे भी पहले खराब थी, और दिन पर दिन वो बद से बदतर होगी चली गई। और करना तो इन्हीं को है, लेकिन फिर भी एक प्रयास था प्रियंका जी का, जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयास किया है अपने दम पर, ये हिम्मत जुटाई है। कुछ पार्टियों ने मिलकर, अखिलेश जी ने बड़ी गलती दोबारा दोहराई। उन्हें नेताजी ने कहा था, मुलायम सिंह जी ने, कि अपने बल पर अपना काम करोगे तो शायद कामयाब होगे। और दूसरी गलती मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पश्चिम का एक मजबूत स्तंभ गिना जाता था राजनीति में, वो था जयंत चौधरी का अजीत सिंह जी का किला, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सदा के लिए ध्वस्त कर दिया। दोनों पिता और बेटे बराबर हारते आ रहे हैं दोनों बार से, और एक चौधरी चरण सिंह जी ऐसे राजनीतिक जो स्तंभ थे, जो पश्चिम में जिनका जो है पूरे प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, बहुत बड़ा और मजबूत वजूद था। लेकिन इन लोगों के डिसीजनों की वजह से आज उस नाम को जो है खराब करने का काम किया। हमको भी कहीं ना कहीं ये गलानी होती है कि किस तरीके की आप राजनीति में कम से कम अगर गिरते हो तो लड़कर तो गिरो, बिगर लड़े ही सरेंडर करते हो तो इससे क्षेत्र भी डाउन जाता है, राजनीति का स्तर भी गिरता है। तो मेरी सारी पार्टियों को जो है सलाह है कि अगर उन्हें सीख लेनी है, तो मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि जो अच्छा करता है चाहे विपक्ष का ही करता हो, उससे सीख लेनी चाहिए। तकनीक किस बैट्समैन के पास अच्छी है जी। और कौन सा बैट्समैन जो है कौन सी बॉल को किस समय पर खेलकर अपनी पार्टी को, अपनी टीम को मैच जिताए, ये राजनीति का एक जो है अपना समीकरण है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में जाकर स्वयं को साबित किया। 2014 से अब तक लेकर पल्लवी जी अगर चर्चा करें तो हरियाणा में लोग हम पर उंगली उठाते हैं, हम 4 सीट से 40 सीट वाले बने। हमें जो है लोग महाराष्ट्र में कह रहे सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं, मत बनो सरकार। वहां हम 10-5 सीटों की पार्टी हुआ करते थे, आज 105 पर बैठे हैं। हमारे पीछे लोग खड़ी है, पहले नंबर की पार्टी है, सरकार तो आती जाती रहेंगी। हमने खुद को मजबूत किया है, ये चिंतन की परिभाषा है। और दूसरा, हमने जो बंगाल में देखा ना खेला बेला क्या हुआ है, 2 सीट 1 सीट की बात थी, आज 77 सीट पर बैठे हैं। आने वाले निश्चित समय में सरकार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये जी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी, कल दिन भर ये चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान भी सामने आ गया कि इस्तीफा जैसी कोई खबर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या इन नेताओं का इस्तीफा ही एकमात्र अब उपाय रह गया है? क्यों कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है, या कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है? सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी हमारे साथी देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे थे, एक संपूर्ण आत्मचिंतन की आवश्यकता है कांग्रेस नेतृत्व को। कांग्रेस का जो नेटवर्क है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आजादी के बाद से, आजादी के समय से पूरे देश के कोने कोने में, गांव गांव में हैं पल्लवी जी। बिल्कुल। वो खत्म नहीं होते हैं, खत्म नहीं हुए हैं। क्योंकि बड़ी बात है कि उनकी देश की आजादी की लड़ाई से उनका जुड़ाव था। लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उनमें जोश लाता है, जोश खत्म करता है। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होता है, जवाहरलाल नेहरू जैसा नेतृत्व होता है, लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेतृत्व होता है, तो वो सब में जान फूंक देता है, ऊर्जा फूंक देता है, और फिर कांग्रेस जीवंत हो जाती है। लेकिन जब वहीं पे नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व जैसा आता है, तो कार्यकर्ता बहुत उदास, निराश, हताश। बेशक इस बार के 5 राज्यों के चुनाव के बाद उनके मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस को बयान दिया कि हम निराश जरूर हैं लेकिन हताश नहीं हैं। लेकिन वास्तव में पूरी की पूरी कांग्रेस का जो की व्यवस्था है वो हताश है। और एक तरह से आज की स्थिति में आप माने पल्लवी जी, तो उन्हें किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है। उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि कांग्रेस में एक ये जन्मजात ये बताया गया कि उसका अस्तित्व उसके गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है किसी भी पार्टी के साथ। आप देखिए, जब नरसिंह राव जी थे केंद्र में प्रधानमंत्री 1991 से 1996 तक,
उस जमाने में भी क्या कांग्रेस नहीं थी और जीवंत भी थी? क्या जब कमलापति त्रिपाठी जी थे अध्यक्ष कांग्रेस के, क्या उस समय कांग्रेस नहीं थी? लेकिन ये जो एक गांधी नेहरू परिवार ने ये साबित करने की कोशिश की है कि बिना गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के कांग्रेस कहीं नहीं है। आप देखें वर्तमान में भी जो G23 बना, जिसमें तमाम जितने भी शीर्ष नेता हैं, शीर्ष पंक्ति के नेता हैं, आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद जी हैं, कपिल सिब्बल हैं, लोग इतने निराश हैं। आप देखें कि उन्होंने जब सुधार की बात की तो उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। तो पहले जब किसी भी पार्टी में व्यवस्था में सुधार कब होता है पल्लवी जी? जब आप पहले ये स्वीकार करते हैं कि हाँ बीमारी है, परेशानी है, और जब परेशानी डायग्नोज हो जाता है, डॉक्टर भी किसी बीमारी को डायग्नोज करता है, फिर उसका इलाज शुरू होता है। यहाँ तो बीमारी क्या है कि नहीं है, उसको स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं, तो इलाज क्या होगा? जबकि जो वर्तमान चुनाव है इसमें एक बड़ी चीज पल्लवी जी हुई, आप ध्यान दीजिएगा कि आप पार्टी ने एक दावा किया चुनाव के परिणामों के बाद कि देश में अब सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है, बाकी जगहों अलायंस में है। और ये ऑफिशियली कहा आपने कि देखिए पंजाब से हमने बाहर कर दिया कांग्रेस को, और अब पूरे देश में 2 जगह आपकी सरकार है, एक दिल्ली में, एक पंजाब में, और फुल मेजोरिटी की सरकार है, 3/4 बहुमत या उससे भी ज्यादा की बहुमत की सरकारें हैं। और ऑन दी अदर हैंड 2 जगह कांग्रेस की सरकार होती है, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान। और आपने ये दावा किया कि हम चढ़ती हुई उभरती हुई पार्टी है, कांग्रेस गिरती हुई पतन की ओर जाती हुई पार्टी है। इसलिए देश में आशा और विश्वास जगाने वाली, ऊर्जा देने वाली नई पार्टी अगर कोई विपक्ष में है तो आप है। अब आप देखिए एक जमाना था अभी भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कई जगहों पर कांग्रेस ने या तो आपको सपोर्ट किया या आपको अपनी गोद में बैठाया, या भाजपा विरोधी जो अपनी रणनीति तैयार की या मोर्चा तैयार किया उसमें आपको प्रमुख स्थान दिया। आज उसी आपने उसको पंजाब से बाहर कर दिया। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंतन की, नितांत चिंतन की आवश्यकता है कि उनकी नीति क्या है। इसी तरह आप देखिए पश्चिम बंगाल में उन्होंने भाजपा सत्ता में न आए, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अंत में जाकर के लोगों से कहा कि भाजपा सत्ता में न आए, इसके लिए आप तृणमूल को वोट दे देना। हालत क्या हुआ कि वहां पे उनका पूरा सफाया हो गया, और अब वहां पे सीधी लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच में है। किस तरह से करके अगर आप रणनीति बनाएंगे तो निकट भविष्य में भाजपा को प्रयास नहीं करना पड़ेगा कांग्रेस मुक्त देश बनाने का, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस मुक्त कर देंगे देश को। तो ये लेकिन देश के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर देश से उसका अस्तित्व खत्म होता है या कमजोर होता है तो देश की विपक्ष की राजनीति कमजोर होगी। जी पल्लवी जी। संदीप त्रिपाठी जी। देखिए दीक्षित जी, आपकी कांग्रेस के प्रति जो है चिंता, उसका मैं स्वागत करता हूं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इतना निराश मत होइए। हम नहीं निराश हैं। आप तो जो है जितनी बातें अभी आपने कही कि नेहरू गांधी परिवार से जोड़ दिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जिस G23 के सुधार की बात कर रहे हैं, ये 40 लोगों में से कितने लोग जो है स्टार प्रचारक थे? आप बताइए, ये निकल कर क्यों नहीं आए? ये क्यों प्रचार करने नहीं गए? इनको किसने हाथ पकड़ रखा था? इनको किसने मना किया था कि आप चुनाव प्रचार में मत जाइए? देखिए, बना बनाया जो खाए हैं बिना मेहनत के, वो आज भी चाहते हैं। और आज भाजपा वो पार्टी है जो प्रतिदिन पॉलिटिक्स करती है और प्रतिदिन चुनाव लड़ती है। और ये हमारे जो G23 के लोग हैं, ये उस लड़ाई को फेस नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो है एक दब कर बैठ जाएं, हम उनकी नीतियों का विरोध ना करें, तो ये नहीं होगा। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन जो वैचारिक मतभेद हैं उससे हम कभी समझौता ना किए हैं और ना करेंगे। रही बात, अभी आपने गांधी फैमिली की बात की। राहुल जी एक ऐसे नेता थे, जब आप 2019 का चुनाव हारे उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बताइए कितने और नेताओं ने दिया? बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी हमारी पार्टी के ही अंदर, उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं समझी। बाद में जब उनको राहुल जी को खुद बोलना पड़ा तो उसके बाद कुछ प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। तो ये कह देना कि हर एक चीज की जिम्मेदारी राहुल जी की है या जो है सिर्फ गांधी फैमिली की है, तो ये बात गलत होगी। पहली चीज,
दूसरी बात ये मान के चलिए कि कांग्रेस एक रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और विचारधारा कोई भी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, सेंट्रल हो, कोई खत्म नहीं होती है। उसके लोग कम मानने वाले और ज्यादा मानने वाले हो सकते हैं। विचारधारा कोई भी हो, खत्म नहीं होती है और ना कभी खत्म। आज यहाँ नहीं मानेंगे, कोई दूसरा मानेगा, आप नहीं सही, कोई और सही, कल आप पलट के आओगे, तो ये चीज हो सकती है। यही भाजपा दो सीटें जीता करती थी और 3 बार इनको नाम बदलना पड़ा। कृषक प्रजा पार्टी से शुरू होते हैं, जनसंघ में जाते हैं, फिर आज भाजपा होते हैं, और उसके बाद 46 आज छोटे, हमारे प्रमुख जी बहुत बड़ी बात, छोटे दलों से बड़ी नफरत होने लगी। अनुप्रिया पटेल जी को हटा दीजिए, अवकाश समझ में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में क्या है। आप 46 पार्टियों का गठबंधन आप करके सत्ता में आते हैं और आप हमें ज्ञान देते हैं और बता रहे हैं कि छोटे दलों का कोई वो नहीं है, ये ज्यादा हवा में उड़ने लगे हैं। अरे महाराज, आपका अस्तित्व छोटे दलों से है, आप हैं क्या? संदीप जी आपको बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, आप ही का रुख करेंगे, बताइए सर, छोटे दलों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार से अभी छोटे दलों की बात भाजपा कर रही है, तो ये भूल जाते हैं कि 46 पार्टियों से गठबंधन करते हैं। चाहे आप अभी बंगाल की बात कर रहे थे, आपने वहां एक अलगाववादी संगठन से जो है गठबंधन किया, और आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की। आप पंजाब में अकाली दल, जो कि एक अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तान का खुला सपोर्ट करता है, खालिस्तान के बारे में आज तक एक शब्द उसके खिलाफ में नहीं बोला है, उसके साथ आप गठबंधन करते हैं। आप नागालैंड में चले जाइए, जो अलगाववादी संगठन है रजिस्टर्ड, जिस पर कभी बैन था, उस संगठन उनसे आप जो है गठबंधन करते हैं। आप जो है अपना दल जैसी घोर जातिवादी पार्टी से जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं, फिर आप जातिवाद की बात करते हैं। तो ना आपका आइडियोलॉजी है, ना कोई सिद्धांत है, आप सिर्फ चुनावी हैं। आपको चुनाव जीतना है, उसके लिए आप कुछ भी करते हैं। और जब आप सिद्धांतों की बात करते हैं, जब आप आदर्शों की बात करते हैं, तो ये बातें बेईमानी साबित होती हैं। तो भाजपा के लोगों को ये तो कतई, आप चुनाव जीत गए, आपको कामना, जनता ने आपको मैंडेट दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप आदर्श की बात मत करिए कृपया। आप परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद आपको अपने यहाँ नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर क्या है बताइए, आप मंत्री बना रखे हैं, किस आधार बना रखे? पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, बताइए, इनके पिताजी कोषाध्यक्ष थे, भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। ये परिवारवाद के सिंबल नहीं है। पंकजा मुंडे क्या है? और कांग्रेस से जो नेताओं को आप ले रहे हैं, ज्योतिराव सिंधिया, परिवारवाद के सिंबल नहीं है। जितिन प्रसाद जी परिवारवाद के सिंबल नहीं है। आरपीएन सिंह जी परिवारवाद के सिंबल नहीं है। मतलब आप करिए तो जो है रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब परिवारवाद कितने, कम से कम 256 नेताओं के नाम में जानता हूं आज जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो परिवारवाद के प्रतीक है, और आपकी पार्टी में है। आपको वो नहीं दिखता, आपको सिर्फ गांधी फैमिली दिखती है, इसलिए कि डरते हैं आप। आपको पता है कि सारे लोग झुक जाएंगे सीबीआई ईडी के सामने, लेकिन गांधी एक फैमिली एक ऐसी है जो आपसे डरेगी नहीं, आपसे समझौता नहीं करेगी, वो आदर्शों से समझौता नहीं करेगी। कितना भी आप दबाव डालेंगे, वो झुकने वाले लोग नहीं है, इसलिए आप उनका विरोध करते हैं, इसलिए आप उन पर टिप्पणी करते हैं, ओछी टिप्पणी करते हैं। तो ये कहना, आप मुझे आदर्श और शुचिता की बात जब भाजपा करती है तो कतई अच्छा नहीं लगता है। और रही बात, आप एक चुनाव जीतने के लिए आप कहां तक गिरेंगे? आपने मायावती जी को इतना डराया कि वो गुफा में जाकर बैठकर 3 चरण तक तपस्या कर रही थी। इतना डर गई कि 3 चरण तक तपस्या कर रही थी, निकल के नहीं आई। और उन्हीं 3 चरणों में और AIIM, एक हमारे मुस्लिम भाई आए हैं, वहां से हैदराबाद से लेके आए हैं, जो है इंपोर्ट करके लेके आई है भाजपा। आप याद करिए, जहां भी कांग्रेस लगभग 30 सीटों पे 1000 वोट से आ रही है, वहां AIM कितना वोट पाया है? सपा की लगभग 40 सीटें। ये जो भाजपा का दूसरा अलायंस है AIM के, इतना भड़काऊ भाषण देता है, आज तक एक FIR नहीं करते हैं। अभी प्रमुख जी ने कहा कि फर्जी गोली चलवा लिया। अरे तो महाराज, FIR कौन करेगा? संदीप त्रिपाठी करेंगे? बेशर्मों की तरह जब आप इस तरह बात करते हैं जनता के बीच में और टीवी पर बैठकर कि उन्होंने गोली चलवा दी, तो आप क्या कर रहे थे? सत्ता आपकी, FIR दर्ज करो, जेल भेजो उसको।
आके उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करता है, ध्रुवीकरण में आपकी मदद करता है, आप कैसे जेल भेजेंगे? आप नहीं भेजेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप जितना आप मजबूती से लड़ते हैं उससे ज्यादा AIM आपको सपोर्ट करके मजबूती प्रदान करता है, आप उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें, पल्लवी जी, चुनाव हो गया, हम चुनाव हार गए, स्वीकार है, हार स्वीकार है, लेकिन जीत के कारण क्या है? हार के कारण पर चर्चा होगी तो जीत के कारण पर भी चर्चा होगी। और जीत के कारण जिस तरीके से राजनीति के गिरे हुए स्तर को भाजपा ने छुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में अगर आपने काम किया है, 4 दिन डेरा डालने की जरूरत क्या थी आपको? EVM पकड़ा गया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या 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 कोशिश आपने नहीं की? तो आपको, अगर आप डेवलपमेंट किए हैं, आपने काम किया है, तो चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री हो आप जो है कोई वहां के महापौर हो कि 4-4 दिन आपको वहां पर डेरा डालना पड़ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव, और देखिए उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, जात की राजनीति समझिए। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा पार्टी के डिप्टी CM है, वहां पर एक पटेल चुनाव लड़ती हैं सपा पार्टी से, जिनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, न जनता के लिए उन्होंने कभी आंदोलन किया है, न कभी जनता की आवाज उठाई है उन्होंने, लेकिन सिर्फ जात के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का हारे जातिवाद, मतलब कि सिर्फ कृष्णा पटेल जी के नाम पे, इसलिए कि पटेल बाहुल एरिया है, वो कृष्णा पटेल जी चुनाव जीत जाते हैं। तो इस जातिवाद से उत्तर प्रदेश को बाहर निकलना पड़ेगा, धर्म की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी रोजगार मिल पाएगा, तभी यहाँ फैक्ट्रियां लग पाएंगी, तभी पलायन रुक पाएगा। और निकलेगा कैसे? जातिवाद से कैसे निकलेगा? अब जातिवादी इतना होता है सर, शुरू से ये पूरा माहौल बनाया हुआ था उत्तर प्रदेश में कि जो ब्राह्मण हैं वो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, योगी सरकार से नाराज हैं। लग तो नहीं रहा कि कोई भी ब्राह्मण नाराज है, नहीं तो उन्हें कैसे इतना वोट मिल गया? और दूसरी बात, एक चीज और ऐड कर देती हूँ मैं त्रिपाठी जी, फिर आप अपना जवाब देते रहिएगा। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री को कैसे डेरा डालना पड़ गया। आपको पता है सर, अयोध्या और वाराणसी के लोगों से जब हम लोगों ने बात की थी तो उनका ये कहना था कि हम अपने विधायक से तो नाराज हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे CM और हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में ज्यादा रहते हैं। वो इस हिसाब से सकारात्मक ले रहे हैं, जिसे आपने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री को वाराणसी में डेरा डालने की। आप जनता से अगर जुड़ेंगे नहीं तो जनता के करीब कैसे जाएंगे? 4 दिन की रैलियां में जनता प्रभावित नहीं होती सर, अब उनके बीच में रहना पड़ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जीता जागता उदाहरण है इसका। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं पल्लवी जी। आप समझिए कि लगभग 3 वर्ष से कांग्रेस ने विपक्ष का रोल अदा किया। अखिलेश यादव जी आप बताइए कि पूरे जो है 5 साल में एक आंदोलन किए हूँ, एक जनता के मुद्दे को लेकर पब्लिक के जो है बीच में गए हो, उनके कार्यकर्ता जरूर पिटते रहे, एक गिरफ्तारी दी जी, उनके कार्यकर्ता खूब पिटे हैं सर। महंगाई के मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता खूब सड़कों पर रहे और वो पिटे भी बहुत और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मैं खुद कह रही हूँ, अजय लल्लू जो हैं वो इतनी बार गिरफ्तारी उन्होंने दी है, हम मानते हैं कि वो बहुत रहे जनता के बीच में, लेकिन वही वाली जी चुनाव वो हार गए, तीसरे नंबर पे है। तो यही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश के लोगों की जो है बेहतरी के लिए चुनाव लड़ा। हमारे मुद्दे थे, हमने जात की बात नहीं की, हमने धर्म की बात नहीं की, जनता ने हमारे मुद्दों को नकारा, हमें नकारा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं और मेरी पार्टी उन्हीं मुद्दों के आधार पर भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। हम सिद्धांतों से, आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे। हमें 10 बार चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन हम जाति और धर्म की राजनीति न किए हैं न करेंगे, और इसके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और रही बात अभी अजीत सिंह जी की और जो है चौधरी चरण सिंह जी की बात हो रही थी, बड़ा दुर्भाग्य का बात है, दुर्भाग्य की बात है दीक्षित जी। मुझे पता है जो चौधरी चरण जी में जो गुण थे, जो उनमें लोग संभावनाएं देखते थे, वो अजीत सिंह में नहीं थी। जो अजीत सिंह जी में जो कुछ बचा था, वो जो संभावनाएं बची थी, जो था, वो जयंत जी में नहीं है। आप एसी में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रियंका जी की तरीके से, मुझे याद है जब ये लखीमपुर की घटना हुई थी, मैं प्रत्यक्षदर्शी था और मैं वहां तक पहुंचा हूं घटना के उसी रात में। मैं पहुंच गया अपने यहाँ से लगभग 400-450 किलोमीटर दूर, और हमारे वहीं की घटना है, किसान बाहुल्य है, जहां पर जो है रालौत का वर्चस्व है। उनके नेता हमारे बाद हम वहां पर जाकर मिलते हैं सीतापुर में, तब हमारे साथ वो लोग निकल कर जाते हैं, जबकि वो लोग वहीं पर रहते हैं। तो जिस तरीके से
आप सिर्फ किसानों का जो हरा गमछा बांध लेने से आप किसान नहीं हो जाएंगे। हरा गमछा बांध लेने से किसानों की आवाज नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, उसके लिए सड़कों पर आना पड़ता है। और कांग्रेस ने जब से प्रियंका जी आई हैं उत्तर प्रदेश में बाखूबी किया है। हमने जनता ने हो सकता है कि भाजपा के खिलाफ में हमें ना वोट देकर इनको दिया हो, सपा पार्टी को दिया कि जो है ये मेजॉरिटी में आ जाएगी, ये सत्ता में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय हमारा है। सपा और बसपा उत्तर प्रदेश से खत्म है। आज अगर भाजपा को पूरे देश में, प्रदेश में अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो हमारे नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। बाकी मैं ये कहता हूं कि ये सबको डरा ले जाएंगे, सबको धमका ले जाएंगे, सबको खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार, एक ऐसी पार्टी है जो कि ना इनके सामने झुकेगी ना बिकेगी। हम सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे हैं, हम आजादी वाले लोग हैं, हम अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। समय लगता है हमारे तरीके में, लेकिन जब हम उजाड़ते हैं ना तो जड़ से उजाड़ते हैं। और अब की बार जब उजाड़ेंगे ना तो आरएसएस जो इनका पैतृक संगठन है, जड़ से उजाड़ेंगे। इनका 50 वर्ष कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ये बात भी पल्लवी जी आपको बता देता हूँ। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको इसके लिए। अब देवेंद्र प्रमुख जी, पहले तो मुझे ये बताएं, मायावती की पार्टी को कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं आपने? नहीं, कुछ बातों पर तो मेरी देखिए सहानुभूति है संदीप जी के साथ। उन्होंने बहुत अपना गम जो है वो जताया है। और मेरी बात वहाँ मुझे लगा कि मैं शायद ठीक ही बोला हूँ चौधरी साहब के परिवार के बारे में, क्योंकि हमारे क्षेत्र का पश्चिम का बड़ा परिवार गिना जाता है। और खास बात यह कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और राकेश जैसे नेता जो भी निकल कर आए, कथातीत या जितना भी है, किसान का जो मामला था उसमें मैं ज्यादातर डिबेट्स में रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं 200 प्लस कर रहा हूँ। इतनी डिबेट्स सारे चैनलों पर हुई है, आपके चैनलों पर भी काफी, और बड़ा घेरा जाता था। लेकिन फिर भी हमने किसान भाइयों को किसानों के तरीके से ही जवाब दिया। और फिर भी मैं, पल्लवी जी देखिए, बहुत चुनावी भाषण अलग होता है, चुनावी डिबेट्स अलग होती है। आज मंथन के तौर पर चर्चा हो रही है, शालीनता से बात होनी चाहिए, और जहां कमियां खमियां उन पर बात होनी चाहिए। विश्लेषक के तौर पर हमारे भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने टॉपिक को पकड़ा है, उस पर चर्चा की है और दोनों पार्टियों के लिए की है। अच्छी बात है, यही होता है। तीसरी, वो उनको बुरी बात लगी मेरी कुछ, लेकिन मैंने कोई उन्हें गलानी के तौर पर नहीं कहा था। उन्होंने कहा हाँ हमारे साथ भी हैं कुछ दल, कुछ गठबंधन। मैंने जो छोटी पार्टियों का नाम लिया, जो मैं कह रहा था, मैं आज भी अपनी बात पर अब भी कायम हूं कि वो हिंदू, मुस्लिम और जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, ये छोटी पार्टियां करती है, बड़ी नहीं करती। अगर कोई छोटी पार्टी थी बीजेपी के साथ तो कर नहीं पाई कुछ भी। वो हमारे संगठन के साथ जुड़कर पार्टी में लगी है, हमारी नीतियों के अनुसार। हमें छोड़कर चले गए राजभर जी, हमें छोड़कर चले गए दूसरे उनके भाई ओबीसी के बहुत बड़े नेता थे। सिद्धांत के साथ आपके साथ लगी हैं, आप क्यों कमजोर हैं? पटेल की जरूरत आपको क्यों है उत्तर प्रदेश में? बताइए मुझे। बहुत संदीप जी, मैं तो आप पूरा मौका दे रहा हूँ, आप ही बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। नहीं प्रमुख जी, मुझे ये बताइए कि अनुप्रिया पटेल जी की जरूरत क्या है? आप अगर कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप इतने मजबूत हैं, लोग आपके साथ हैं, तो अनुप्रिया पटेल जी जैसी जातिवादी पार्टी की आवश्यकता आपको क्यों है? मैं सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उन पर भी बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मौर्य जी ने जवाब दिया था कि मैं हिला के रख दूंगा, मैं मिटा के रख दूंगा, मैं मसल दूंगा। और एक बहुत बड़े बड़े नेताओं के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की बात है, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, और रहा सहा आपके राजभर जी कहने लगे जिसमें मैं चलता हूं, जिस गाड़ी में बैठ जाता हूं, देरी बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं तो यही आपको कहने की कोशिश कर रहा था। मेरी तो सहानुभूति यही है, जो विश्लेषक के तौर पर भी आपको सलाह दी गई है कि परिवार की बात जो है सब में होती है। हो सकता है थोड़ा घना आपने हमारे में भी लगाया हो, लेकिन हमारे यहाँ एक गणित है कि आप जो ब्लड का, अगर जनरेशन की बात करें कि ब्लड से संबंधित जो रिलेटिव लोग होते हैं उनमें चेंज करने का थोड़ा सा अपना डीएनए जो है उसमें एक गुंजाइश होनी चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नेता, माधवराव सिंधिया थे, राजेश पायलट थे, आपके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन एक बार भी किसी ने नहीं सोचा कि उन्हें मौका दे दिया जाता तो शायद आज ये दिन नहीं आता आप लोगों के पास। उनके पुत्र के रूप में सचिन पायलट काम कर रहे हैं, ज्योतिराज हमारे साथ आ गए हैं, हुड्डा है दीपंदर, बहुत अच्छा लड़का है, यंग है। अरे मौका दो इनको भाइयों, इनको आगे निकालो।
आपके पास जो है नेता बहुत हैं, लेकिन आप वो परिवारवाद में जिस तरह से खत्म होते जा रहे हो, वो सहानुभूति है। वो नहीं है कि हम तुम्हें अपना राज देकर और तुम्हें गद्दी देकर बैठा देंगे। लड़ना तो पड़ेगा, लोकतंत्र है, आप लड़ते रहिए। आप 50 साल के सपने आज से देख रहे हो, 50 साल हम आपको नजदीक नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम चिंतन करते हैं। आपने खुद माना है कि हम जीतने के बाद हर सीट पर काम करते हैं, जश्न नहीं मनाते। फिर आपको दोहरा रहा हूं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप कहां तक लाओगे? मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई ना कोई हमारा विपक्ष रहेगा, आप बने रहें। जब से देश आजाद हुआ कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व है, नाम है कि कांग्रेस भारत की पार्टी है। अमेरिका इंग्लैंड भी जानते हैं, सपा बसपा को नहीं जानते वो लोग। हम जाते हैं यार, आज हमने पहचान बनाई है, 18 करोड़ लोग हमने पूरी दुनिया में अपने कार्यकर्ता के तौर पर खड़े, विदेश में रहकर भी हमारी पार्टी को हमारे लोग सपोर्ट करते हैं। और देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा नेता और नेतृत्व तो हमने दिया इसके माध्यम से। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है। आप यहाँ राहुल की और प्रियंका की लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर स्वयं को सुधार लोगे, ये बात मुझे संभव लग नहीं रही। मेरी सहानुभूति है, आप गाली देकर बंद करना, कोसना बंद करना और धीरे से अपने काम को करने की तरीक सीखिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो कहते हो ना, अपने नाम गिनाए थे, बड़ा मंथन करने वाली पार्टी है, उसी दिन से काम करती आ रही थी। और अटल जी ने ये बात कह दी थी कि एक दिन आज दो की बात जो कर रहे हो ना, ये कांग्रेस की स्थिति होगी और हमारी कुछ और होगी। हम नहीं तुमको याद नहीं दिला रहे थे, वो दोहराया हमने सब। हम जो है करते हैं, उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, गुनते हैं और उसके बाद चिंतन करते हैं। मैं आज जो आपके साथ कोई जोश में नहीं बोल रहा, तथ्य के साथ बोल रहा हूं। आप जो है, फिर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि केजरीवाल जैसे लंगूर नेता को सर पर मत बैठाइए, बहुत बड़ा लंगूर है। आपको विश्लेषक ने बिल्कुल सही बताया, हमसे बचने के चक्कर में तुमने दिल्ली में बना दिया उसे, पंजाब दे बैठे। अरे अभी तुम और दोगे धीरे धीरे, और एक दिन वो कहोगे कि विपक्ष में हमारी मजबूरी है कि केजरीवाल को ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चेहरा लाना पड़ जाएगा, ममता जी हो। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र तक सोचते हैं, जाति बिरादरी पर बात कर पाएंगे। आप लोगों का कहीं ना कहीं अस्तित्व है हर प्रदेश में। अगर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई हो तो देश के किसी बड़े नाम से हो। 100 किलो के पहलवान के सामने जब 20 किलो का पहलवान खड़ा कर दोगे तो लड़ने वालों को शर्म आएगी। मैंने कहा था कि कोई केजरीवाल जैसा नेता आकर अरे हमसे सामना करे। आप आइए, राहुल जी, प्रियंका जी एक बड़े नाम है, सोनिया जी का मैं सम्मान करता हूं, वो भारत की राजनीति का स्तंभ रही है, ऐसे परिवार खानदान से हैं। आप लोकतांत्रिक लड़ाई में खूब लड़ाइए, आपसे हमसे जीत भी है, हार भी रहेंगी, दोनों चीज रहेंगी, ये लड़ाई चलती रहेंगी। लेकिन फिर आपको दोहरा देना चाहता हूं कि हमारी सहानुभूति है, आपसे गलानी नहीं है, आप संभलिए, आगे बढ़िए। कमतर आंकने की गलती तो नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए मैं कभी भी बिगड़ तक के बोलता नहीं हूं। आम आदमी पार्टी अब बस पंजाब तक ही सीमित रह जाएगी, आप लोग ये गलती तो नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को छोटा समझकर? नहीं, मैंने छोटा नहीं कहा। मैंने अरविंद केजरीवाल का, देखिए मैं तथ्य के साथ बोलता हूं हमेशा। पल्लवी जी, मैं कहता हूं अरविंद का एक भी रिकॉर्ड उठा लीजिए। जो उसके संस्थापक सदस्य थे, कुमार विश्वास अच्छा आदमी थे, हमारे साथ नहीं। प्रशांत भूषण जैसे सुप्रीम कोर्ट के इतने स्तंभ मजबूत वकील जिन्होंने पार्टी को खड़ा कराया, और अन्ना जी जो उनके गुरु थे, जिन्हें पिता मानते थे, उनकी दोनों पैर उठाकर उन्होंने पिछली तरफ धक्का मारा, जो आज तक उठ नहीं पाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटों की कसम खाकर, अपने परिवार की कसम खाकर, बच्चों की, और दिल्ली जैसे प्रदेश की सत्ता को हस्तांतरण कराकर राजा बन सकता है, तो उसके लिए क्या तो प्रियंका माने रखेगी, क्या उसके लिए सोनिया रखेगी, क्या मुलायम सिंह जी रखेंगे, अखिलेश जी रखेंगे? उसे तो अपना बंदर वाला काम करना है, इसलिए बचो आप। उन्होंने उठा के फेंक दिया, आप लोगों ने इज्जत से मार्गदर्शन टीम बना दी और उनमें मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को उसमें आपने मौका दे दिया। ये तो साफ करने वाली बात हुई ना। अब आप कौन सा मार्गदर्शन लेते हैं, आप ये बताइए। चलिए, जोशी जी से, आडवाणी जी से कौन सा मार्गदर्शन लेकर आते हैं आप? बस जीत जाते हैं तो पैर छूने चले जाते हैं उनके घर पे। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। एक भी नेता हमारा सीनियर एक भी नेता जिनके आपने नाम लिए, अगर एक भी पार्टी के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ ये कहे कि उनके सम्मान में कमी आई है, और कांग्रेस पे साथ यही है कि उनके काम करने वाले वरिष्ठ नेता बार बार जो है कहीं ना कहीं इंगित करते रहते हैं, और वहां सोनिया जी उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। हम माननीय मुरली मनोहर जोशी के घर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय आडवाणी जी से आशीर्वाद लेकर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पिता पुत्र की लड़ाई होती है, नाराजगी होती है, लेकिन अगर पिता के सामने पुत्र में वो दम हो कि उसके हाथ अपने सर पर रखकर अपना आशीर्वाद उनके लिए, अपने लिए ले सके, तो उसे कोई हरा नहीं सकता।
और वो दम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में है, योगी जी में है। अगर ये सोनिया जी में होता तो आज केजरीवाल से लड़ाई नहीं लड़ती, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती। फिर यही सीख मैं दे रहा हूं। चलिए डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, एक बार मैं आपका रुख कर लेती हूँ, फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। सर, मुनव्वर राणा जाएंगे अब उत्तर प्रदेश छोड़कर, या फिर हरीश रावत जो कुटिया बना रहे थे योगी आदित्यनाथ के लिए, तो अपने लिए उन्होंने ढूंढी है कोई कुटिया के लिए जगह? पल्लवी जी, वही कुटिया उनको कम आएगी क्योंकि उनको आवश्यकता भी, उनकी उम्र भी हो गई है वानप्रस्थ की, और वास्तव में तो उनकी संन्यास्त होने की उम्र हो गई है। अगर उन्होंने इस जंग का आग्रह, दुराग्रह और लालच नहीं किया होता, मैं तो लालच शब्द का उपयोग करूंगा हरीश रावत जी के लिए, तो उत्तराखंड में बहुत चांसेस थे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता। लेकिन जब जो वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाला व्यक्ति था वो गृहस्थ में आने की कोशिश करने लगा, तो उसके परिवार के लोगों ने ही उसे ऐसी लात मारी कि वो संन्यास्त हो गया, और वो कुटी उनके काम आएगी। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं इस बात में सहमत हूँ देवेंद्र जी से कि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, मैं तो दो पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की यही है आप बीती, कांग्रेस की यही है आप बीती, खोखले आश्वासन और खोखले नीति। और ये पिछले लगभग आप ये समझिए कि 2 दशकों में उन्होंने जिस तरह से, संदीप त्रिपाठी भाई साहब कह रहे थे लगातार कि धर्म की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, इस सारे तरह की राजनीति की जड़ में कौन है इस देश में? अगर ईमानदारी से त्रिपाठी जी कभी सोचेंगे तो ब्राह्मण का वोट ले लो, ब्राह्मण सीएम खड़ा करके, जाट का वोट ले लो, जाट को सीएम का प्रतिनिधि बना करके, ये सारी चीजें इस देश में शुरू करने वाला कौन है? यही कांग्रेस रही है। जब तक उनको उनकी मलाई काटी, जब तक फसल काटी, तब तक सब अच्छा था। अब जब उनको उल्टा पड़ रहा है, वो उनके लिए भस्मासुर बन गया, तब उनको तकलीफ हो रही है। अनुप्रिया पटेल जी का बार बार नाम ले रहे हैं, त्रिपाठी जी दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, शायद जुड़े होंगे तो वो उसका जवाब दे तो बेहतर मैं समझूंगा। मैं बताऊं आपको पल्लवी जी कि मैं वाराणसी में खुद कवर करने गया था चुनाव, और सेवापुरी क्षेत्र से भाजपा ने बनारस की 8 सीटों में सेवापुरी की सीट अपने आनुषंगिक दल, जो अपने उनके साथ जुड़े हुए दल से गठबंधन की अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को दिया था, अपना दल को। और वहां पे स्थिति ये थी कि लोग ढूंढ रहे थे कि भाजपा का सिंबल कहाँ है। उन लोगों को पता नहीं था कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का सिंबल क्या है। लेकिन भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी है कि प्रधानमंत्री ने मिर्जा मुराद में अंतिम रैली में बता दिया कि ये सिंबल है, तब लोगों को पता, और वहाँ भारी बहुमत से उनकी पार्टी जीत गई। तो वो जो अनुप्रिया पटेल जी का बार बार नाम ले रहे हैं ना, बहुत से सहयोगी दलों के भी कैंडिडेट भाजपा के कारण, प्रधानमंत्री के कारण जीत करके आए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आपने बहुत सही देवेंद्र जी ने कहा, और आपने भी तर्क दिया त्रिपाठी जी को, कि प्रधानमंत्री ने जो बनारस में, प्रयाग में जो रोड शो किया, वहां बैठे और उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि आप हमारी राष्ट्रीय नीतियों को देख करके हमारे जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी सातत्य को बनाए रखने के लिए वोट कीजिए। और प्रधानमंत्री की बनारस की 8 कंस्टिट्यूंसी में पल्लवी जी, कम से कम 6 कंस्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री के कारण जीते हैं भाजपा ने। तो ये भाजपा के कैंडिडेट को भी वहाँ के ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कामकाज से बहुत सारे कैंडिडेट के खुश नहीं है वहाँ के लोग। लोगों को यहाँ तक शिकायत है कि वो उनसे मिलते नहीं है, उनकी कठिनाइयों को नहीं सुनते हैं। काम तो सारा प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में बनारस में प्रधानमंत्री खुद करवा रहती है वो की निगरानी में। कम से कम लोगों से मिलिए, तो गुमान तो मत रखिए। तो कई ऐसे कैंडिडेट जिनका हारना तय था, देवेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको जरूर पता होगा, और आपके संगठन के कई लोगों से मेरी बात हुई, उनको भी पता था, लेकिन तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम से उसके बदले में जवाब दिया मुझे संदीप त्रिपाठी जी ने कि अजय कुमार लल्लू तो रहे ना पूरे टाइम जनता के बीच में, उसके बाद भी वो हार गए। मैं आपको बताऊं पल्लवी जी, लोग प्रधानमंत्री को इस समय पूरे देश में इतना प्यार करते हैं कि हमारे मित्र हैं जो उन्होंने संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अजय राय जी, उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र अपने बल पर जीत लेते इतना काम किया अपने क्षेत्र में, लोगों से जुड़ाव है उनका। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र है वाराणसी में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हार गए कि उन्होंने चुनाव के बीच में 2 बातें कही थी। एक, काशी विश्वनाथ धाम का जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने कहा मंदिर नहीं, भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने मॉल बनवाया, मॉल। मतलब उनको बड़ा चर्च अच्छा लगता है, बड़ी मस्जिद अच्छी लगती है, लेकिन मंदिर व्यवस्थित हो
जिसको मुस्लिमों ने तोड़ दिया था मुगल काल में, उसको अच्छा बनाया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए, भक्तों को सुविधा दिया जाए, तो उनको माल दिखता है। एक ये। दूसरा, चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि गड्ढा खोद के रख ले रहा, यही में मोदिया योगिया जब हार दिए तो डाल के नमक डाल दिया। ये जनता को स्वीकार नहीं है। इसका परिणाम है कि अपने बल पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति पिंडरा क्षेत्र में तीसरे स्थान पे आया, तीसरे स्थान पे। जी आवाज मिल रही है संदीप त्रिपाठी जी आपको? दीक्षित जी, आपके मित्र की विधानसभा का मैं कोऑर्डिनेटर था, और अभी आपने जो बातें कही वो बातें बिल्कुल सही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ, जो लोगों में नाराजगी थी, वो नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे मैंने बताया कि लोगों को ये लगा कि भाजपा को कांग्रेस तो हरा नहीं सकती है। अभी आपने कहा ना कि तीसरे नंबर पर, अगर ऐसी बात थी तो दूसरे नंबर पर होना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्यों गए? इस बात को आप समझिए। तीसरे नंबर पे इसलिए गए क्योंकि लोगों को लगा कि अगर कोई कांग्रेस को, भाजपा को हरा सकता है तो उत्तर प्रदेश में सपा हरा सकती है। तो जो हमारे वोटर भी थे वो भी जो है मोबिलाइज होके, वो जो है घूम के वो सपा पार्टी में, सपा में चले गए। इस बात को आप क्यों नहीं मानते? इस बात को क्यों नहीं समझते? और रही बात मोदी जी की और काशी गाड़ी ढोर की बात, तो अगर उन्होंने कहा तो कौन सी गलत बात कही? आप बताइए, काशी में मंदिर अगर आप गए होंगे, वहाँ पर पूरा उनका परिवार रहता था। कहा जाता है कि, कहा नहीं, हम लोग मानते हैं कि भगवान वहाँ पर रात में भगवान शंकर जी दरबार लगाते हैं। उस दरबार के सारे दरबारियों को आप जाइए आज काशी में, सब दरबारियों को बाहर कर दिया, उनके परिवार के लोगों को बाहर कर दिया, जबकि उनके मंदिर बने हुए हैं। और वो मंदिर स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, लगभग कम से कम 18 पुराणों में से 5 पुराणों में जिनका जिक्र है, वो ऐसी ऐसी मंदिरें थी। आज उनको लापता कर दिया गया। अगर यही कांग्रेस काम करती तो आप औरंगजेब बताते, कहते कि ये लोग तो औरंगजेब हैं, ये लोग तो मुगल हो गए। और कितनी मंदिरों को जो स्वयंभू थी उनको हटा दिया गया, उनको गायब कर दिया गया, लेकिन किसी ने एक आवाज नहीं निकाली। सिर्फ अवधेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, उन्होंने अनशन किया, उनके सिवा कोई आवाज नहीं निकाली। तो इतनी अंधभक्ति क्यों? आप सनातन की बात करते हैं तो आपको आपके जो आराध्यों की मूर्ति हटाई जा रही है, आप, और वहाँ पर शॉपिंग मॉल बन रहा है, बनना बिल्कुल आइए, जाके देख के आइए। वहाँ पर होटल बन रहे हैं उस कॉरिडोर के अंदर, जहाँ पर शंकर जी के परिवार के लोगों का मंदिर है, वहाँ पर हनीमून के लिए आप जो है लोग कपल्स के लिए और होटल बना रहे हैं। क्या है ये? केदारनाथ में इतनी विसंगति क्यों हुई? आप क्या चाहते हैं? फिर तो आप जो ये वादा और दावा करते हैं सर कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं, ये आपने खुद नहीं साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि धर्म के नाम पर ही हो रहा होता तो वहां से तो हार चुकी होती ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर भी जीत गई। यानी कि धर्म के नाम पर तो राजनीति कर ही नहीं रही है बीजेपी। अब आप ये सोचिए कि बीजेपी किस नाम पर राजनीति कर रही है और आपको किस नाम पर करनी चाहिए। मंथन करने का वक्त अब ये आ गया है। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।